हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे वैसे वो था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यानी हम अल्म या फिर हम बात करें क्षार या फिर हम बात करें सॉल्ट्स जो हमारे इनको लेकर हमने बात करी, लवण को लेकर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो हमने बात करी शुरुआती तौर पर, जो हमारी पहली क्लास थी इसके ऊपर, पहली हमारी जो कक्षा थी उसके अंदर हमने देखा कि अ, लवण क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं यानी अम्ल क्या होते हैं, यानी एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। इनको लेकर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी। जब हमें पता चला कि हमारी प्रकृति में कुछ एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, तो हमने फिर उसके बाद जाना कि किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, किन्होंने एसिड बेस के बारे में हमें और जानकारी साझा करी हमारे साथ। तो हमने उसको लेकर आर्रीनियस के बारे में पढ़ा, ब्रॉन्स्टेड लूरी के बारे में पढ़ा और लुईस के कॉन्सेप्ट को समझा कि उन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट को लेकर क्या उनके विचार थे और किन बातों को लेकर उन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट को लेकर गणना करी। अगर हम बात करें तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या वीक एसिड्स हैं, तो इसको लेकर हम किन एसिड्स को हम जो है स्ट्रॉन्ग कहते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि प्रबल जो है हमारे अम्ल हैं, या फिर कौन से हमारे जो हैं वीक एसिड्स हैं। इसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी वीक होते हैं। तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि किन्हीं एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं और किन्हीं एसिड्स को हम वीक कह रहे हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। जो एसिड है उसकी प्रवृत्ति को देखेंगे, बेस की प्रवृत्ति को देखेंगे और सॉल्ट के बारे में और भी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और अब जो हम चर्चा करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वह ज़रूरी भी हो जाती है। और अगर आपको यह चीज़ें अभी से जो है पर्याप्त मात्रा में जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी और वह जानकारी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी, तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बात करें अब हम मजबूत या फिर प्रबल जो है हमारे एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारे अम्ल क्या होते हैं, उनको हम लेके बात करें। जो अम्लीय जलीय, जो देखिए अम्ल जलीय घोल में लगभग पूरी तरह से आयनित होते हैं। हमने इसको लेकर पहले भी थोड़ी सी बात करी थी। जो पूरी तरीके से आयनित होते हैं यानी जो आयन्स में टूट जाते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इन सब आयन्स में टूट जाते हैं, उन्हें मजबूत एसिड कहा जाता है। जबकि जो कम मात्रा में आयनित होते हैं यानी जो कम मात्रा में आयनित होते हैं, उन्हें हम कमज़ोर एसिड के रूप में जाना जाता है। तो आपको अगर याद हो तो हमने जो पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि जो पूरी तरीके से आयनित होंगे उन्हें हम प्रबल एसिड तो कहेंगे, लेकिन जो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते तो उनके साथ साथ वो कुछ कंपाउंड भी बनाते हैं, है ना। तो वो जो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं और उसके साथ साथ आयन भी बनाते हैं। लेकिन कौन से हमारे एसिड हैं जो पूरी तरीके से आयनित होते हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारे अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिनको हम मिनरल खनिज अम्ल कहते हैं, जो हमारे खनिज मिनरल एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादातर मजबूत एसिड होते हैं, यानी वो ज़्यादातर मजबूत या प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे कि HCl हो गया, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जबकि जो है हमारे कमज़ोर एसिड का उदाहरण देखें तो ये हमारा जो है CH3COH यानी इथेनोइक एसिड हो गया, हमारा H2CO3 हो गया, और उसके बाद HCN हो गया। तो ये हमारे जो हैं हमारे कमज़ोर हैं। देखिए, अगर हम बात करें रिलेटिव अम्लों की सापेक्षा अम्लीय शक्ति बढ़ाते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा कौन है और उससे कम, उससे कम, सबसे कम। देखिए, सबसे कम जो होता है पानी। पानी जो है ना एसिड होता ना ही बेस होता। ये अपना जो इसका अगर हम बात करें जो व्यवहार होता है वह दोनों वो न्यूट्रल होता है, यानी ना ही वो क्षारीय व्यवहार दिखाएगा ना ही वो अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। तो पानी से बड़ा ज़्यादा अम्लीय होता है वो होता है HCN, फिर H2CO3, फिर CH3COH3, CH3COH, फिर HF, H3PO4, HNO3, HCl, H2SO4, HBr, HI, फिर HClO4। तो ये सब आपको याद रखना है, HClO4। तो ये जो टेबल है, जो ये ऑर्डर है, जो ये क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि यह परीक्षा के तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो एसिड्स होते हैं, जो हमारे अम्ल होते हैं, वो खट्टे होते हैं स्वाद में। एसिड जो है, अम्ल जो है
स्वाद में खट्टे होते हैं, वह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो आपका नीला लिटमस होता है लाल में, और लाल लिटमस को नीले में कौन है? क्षार। जो क्षार होते हैं हमारे, जो बेस होते हैं, वो नीले को लाल में बदल देते हैं। वे मिथाइल नारंगी संकेतक यानी जो मिथाइल ऑरेंजिक जो ऑरेंज इंडिकेटर होता है उस का रंग नारंगी से गुलाब में बदल देते हैं। जो नारंगी रंग है उसको वो गुलाबी में बदल देंगे। तो इसको पता करने के ये आपके 2 टेस्ट हो गए, ये 2 परीक्षण हो गए। किस तरह इन 2 परीक्षणों से आप बता सकते हैं कोई जो आपको पदार्थ दिया हुआ है अम्लीय है या नहीं है। वे फिनोप्थलीन जो फिनोप्थलीन संकेतक होता है में रंगहीन कर देते हैं, यानी अगर उसके अंदर हम फिनोप्थलीन डालेंगे तो उसको क्या कर देंगे? रंगहीन कर देंगे। तो ये जो 3 आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या अम्लीय को पहचानने के तरीके हैं, इनके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, या फिर जो मिथाइल नारंगी संकेतक का रंग नारंगी से गुलाबी कर देते हैं, या फिर जिनके प्रभाव से जो फिनोप्थलीन संकेतक है वह रंगहीन हो जाता है। तो उसका इन तीनों का उत्तर होगा, उन्हें हम अम्ल कहते हैं या फिर एसिड कहते हैं। वे सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी जो हमारी जो हमारे मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट कराओगे तो उसमें वो हाइड्रोजन गैस जो है उसको निकालेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। वह जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी अगर एसिड को आप पानी में डाल दो तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी आपने एसिड में पानी डाल दिया तो आपको पता है वो H पॉजिटिव या बात करें Cl नेगेटिव, अगर हम बात करें सिर्फ H पॉजिटिव, यानी वह आयनित हो जाएगा पानी। अगर पानी आयनित हो गया तो आपको पता है पानी के आयनित होते ही उसमें विद्युत का प्रभाव होने लगता है या फिर वह विद्युत चालक बन जाता है। तो वह जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। सभी खनिज जो हमारे अम्लों का त्वचा पर संघनन क्रिया होता है और यह दर्दनाक जलन का कारण बनता है। देखिए जो हमारा अगर त्वचा पे अगर हमारा एसिड गिर जाता है तो कब आपको देखा होगा केमिस्ट्री लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या करा हुआ होगा आपने कभी अपनी स्कूल की जो क्लास हैं जो अपने स्कूल के टाइम है उस समय, तो देखा होगा कि टीचर्स आपको बोलते हैं कि एसिड को जो एसिड है या जो बेस है जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसके साथ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। उससे क्यों सावधान रहने की बात करी? वह इसलिए बात करी क्योंकि जब वह आपकी स्किन पे गिरता है, आपकी त्वचा पे गिरता है, तो वह क्या करता है? कोरोसिव एक्शन यानी संघनन क्रिया करता है और आपकी त्वचा से जो है जला देगा या फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक आप जो है आपको दर्द की पीड़ा होगी और उससे आप में जलन का कारण बनते हैं। जो हमारा H2 कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है त्वचा को काला कर देता है, और कंसनट्रेटेड HNO3 जो हमारा HNO3 होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है वह त्वचा को पीला कर देता है और HCl त्वचा को अंबर रंग देता है। तो आप याद रखना H2SO4 से काला रंग, HNO3 से पीला रंग और HCl से अंबर रंग जो है त्वचा को मिलता है। वहीं कार्बोनिक एसिड और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते क्योंकि मैंने आपको बताया यह कमज़ोर एसिड होते हैं, इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो टेबल अब हम जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं ये जो हमारा एग्ज़ाम है या जो परीक्षा में पूछी जाएगी उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आमतौर पर जो हम एसिड है या जो हम बात करें जो हम अम्ल है उनको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने शरीर में जो है अंदर जो है अपने शरीर में प्रवाह करते हैं, चाहे वो खाने के माध्यम से हो चाहे वो किसी और चीज़ के माध्यम से हो, लेकिन वो हमारे शरीर का एक पार्ट बनते हैं। तो जैसे कि साइट्रिक अम्ल हो गया जैसे नींबू या संतरे है ना, जो हमारे होते हैं सिट्रिक जिसको बोलते हैं हम, साइट्रिक नहीं सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल जो हो गया, नींबू हो गए, संतरे हो गए, या फिर हम बात करें लैक्टिक एसिड। देखो दूध में जो दूध होता है ना, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी जो लैक्टोज जिनकी बॉडी जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित होती है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी होती है, वह दूध को पचा नहीं पाते
वह इसलिए क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है और जैसे ही उनके पेट में दूध जाता है तो वह तुरंत एसिड का कारण बन जाता है या फिर आपके शरीर में जो है एसिड जो है बना देता है। यदि आपने सुना हो तो बोला जाता है रात को खाते समय खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध पी के सोना चाहिए, उससे आपको जो नींद है वह अच्छी आती है क्योंकि उससे जो आपकी पाचन क्रिया है वह तेज़ हो जाती है क्योंकि उसमें आपको जो है थोड़ा एसिड की मात्रा मिली है। वहीं बात करें ब्यूटरिक एसिड जो आपको रैंसिड बटर में मिलता है यानी बासी मक्खन में जो खट्टेपन का स्वाद होगा वह ब्यूटरिक एसिड की वजह से ब्यूटरिक अम्ल की वजह से आएगा। वहीं हम टार्टरिक एसिड की बात करें जो अंगूर से हमें मिलता है, तो आपको ये जो है एसिड के नाम पता होना चाहिए और ये किन से प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आता है हमारा एसिटिक एसिड। अगर हमारा एसिटिक एसिड किससे, जो आपने सिरका देखा है, विनेगर, विनेगर जो होता है उससे हमारा एसिटिक एसिड आता है। फिर आता है हमारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है सेब से आता है, सेब के अंदर भी एसिड होता है, सही सुना आपने, सेब से भी आपको जो है मैलिक एसिड आता है। जो वसा होते हैं यानी फैट, जो आपकी फैट होता है चाहे वो एनिमल फैट हो आपकी बॉडी का फैट हो, उसमें सेटेरिक एसिड, सिटियारिक एसिड आता है, सिटियारिक एसिड आता है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर और वुड सॉरेल से मिलता है, याद रखना है, ये सारी बातें याद रखना है कि कौन सा एसिड कहाँ से लिखता है। आपको फिक्स कर लीजिए एसिड एंड बेस, जो आपका जो हमारा अम्ल और क्षार और जो हम बात करें लवण, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में जीएस अच्छा खासा पूछा जाता है तो यहाँ से आपको अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक की, तो ऑक्जेलिक हमारा टमाटर और वुड सॉरेल से मिलता है। वहीं बात करें कार्बोनिक एसिड की, जो आपको सोडा वाटर या एयर टाइट ड्रिंक्स, जो आपको सोडा वाटर मिलता है या एयर टाइट मिलता है, वहाँ से आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, यह पाचन के उपयोग में होता है। अब देखिए जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, HNO3, यह सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आपने देखा होगा आपकी माता जी या आपकी जो बहन है उनके पास सोने या चांदी की कुछ चीज़ें होती है, या आप खुद भी सोना या चांदी का जो है किसी भी तरीके का जो आभूषण है उसको धारित करते हैं, तो वह समय के साथ थोड़ा-सी जो उसकी चमक है वो होने लगती है क्योंकि वह धीरे-धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तो थोड़ा वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो उसको आपको उस चमक को बरकरार रखने के लिए या उस चमक को पुनः पाने के लिए आप क्या करते हैं, सोनार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी जो है चमक जो है इसमें चमक ला दीजिए। वह कुछ नहीं करेगा, वह नाइट्रिक एसिड लेगा और उसके ब्रश के साथ आपके जो है ज्वेलरी को घिस देगा। तो जो उसके ऊपर जो परत थी वो झड़ जाएगी और जो नई परत है, अंदर की जो नई परत है वह आपको दिखने लगेगी। उससे होता यह है कि जब आप ऐसी प्रक्रिया बार-बार कराते हैं तो आपका जो आभूषण है उसके कण जो हैं कम होने लगते हैं। जब आभूषण के कण या पार्टिकल जब आपके कम होने लगेंगे तो जो आपका आभूषण है उसका वज़न कम होने लगता है, जिसकी वजह से वज़न कम होगा तो आपको पता है सोना और जो चांदी होते हैं वो अपने वज़न के हिसाब से मिलते हैं, तो उसके कारण जो आपका आभूषण है उसकी जो कीमत जो दर होती है, जो उसकी कीमत दर होती है वह गिर जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करें संकेंद्रित यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 का उपयोग इसके किस लिए, गैल्वलाइजेशन, गैल्वलाइजेशन किसके लिए, आयरन का, यानी आयरन को धोने के लिए, आयरन को साफ करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का उपयोग लिया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। तो देखा होगा जो जंग के दाग लग जाते हैं आपके शरीर पर, वो आपके कपड़ों पर, तो वह ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा हटा दिए जाते हैं। बोरिक एसिड नेत्र को धोने का घटक है, यानी जो आंखों को साफ करने के लिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो लाल चींटियों में मौजूद होता है, याद रखना, पूछा जाता है कि चींटियों से कौन सा हमारा अम्ल जो है मिलता है। तो अगर वहीं बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो होता है हमारा स्तनधारी प्राणियों के मूत्र में होता है, यानी हम जो हमारे जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स को हम बोलते हैं जो अपने शिशुओं को मतलब दूध खुद से पिलाते हैं, उनको हम स्तनधारी जो है प्राणी कहते हैं, यानी मैमल्स कहते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं उनके जो मूत्र में, यानी जो उनके जो पेशाब है उसके अंदर
यूरिक, उनके यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा प्रस्तुत होती है। तो यह जो आपको मैंने समझाया है इसके बारे में जो है पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप एक परीक्षा में पूछे गए इस तरीके के सवाल आप सही से बना पाएंगे। तो इन सबको आप लिख लीजिए, तो यह बहुत अच्छा आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे सवाल देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे HCl। अगर हम बात करें HCl का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, तो अब देखिए, गैस्ट्रिक रसों में मजबूत HCl पाचन के लिए जिम्मेदार है। यानी जो आपका मजबूत HCl होता है, जो आपको गैस्ट्रिक उसमें यूज़ होता है, तो वह पाचन के लिए ज़िम्मेदार होता है। यानी आपके पेट में जो पाचन क्रिया होगी उसके लिए जो ज़िम्मेदार होगा वह HCl होगा। बाथरूम क्लीनर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो HCl आप कहाँ पर यूज़ करते हो? बाथरूम क्लीनर के जो बाथरूम क्लीनर होता है उसके लिए जो है आप HCl को यूज़ करते हो। तो देखा होगा बाथरूम में आपके जब आप इस्तेमाल करते हो बाथरूम, वहाँ पर निशान हो जाते हैं। तो उस निशान को ख़त्म करने के लिए सफाई के दौरान आपको HCl यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज से पहले एक पिकलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यानी अगर जब हम गैल्वेनाइज कहते हैं तो गैल्वेनाइज करने से पहले एक पिकलिंग के उसके दौरान उपयोग में लिया जाता है। चमड़े की टैनिंग, चमड़े को टैनिंग करने में, चमड़े को साफ़ करने में, देखिए चमड़ा क्या होता है, चमड़े से आप जो है खाना चमड़े से आप क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो ये जो चमड़ा है ये जानवरों से लिया जाता है, तो उसकी टैनिंग करने के लिए जो है HCl का उपयोग लिया जाता है। मरने और वस्त्र उद्योग में, यानी डाइंग, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत जो है शब्द दे दिया, माफ़ कीजिएगा। डाइंग मैं आपको बता देता हूँ, जो डाई होती है, जो इंक होती है, रंग जिससे बनता है, और जो टेक्सटाइल उद्योग होता है वहाँ पर धुलाई के लिए भी HCl का उपयोग किया जाता है। और जेलेटिन और फ्रॉम बोन्स, तो हड्डियों से जेलेटिन निकालने के लिए जो है HCl का उपयोग में लाया जाता है। अब HNO3 का उपयोग क्या है? देखिए, जो फर्टिलाइजर्स हैं, अमोनिया नाइट्रेट, अब आपने देखा होगा अमोनिया नाइट्रेट का मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट फर्टिलाइजर के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पेड़ होते हैं इनको अमोनिया चाहिए होता है बढ़ने के लिए, नाइट्रोजन चाहिए होता है, खास तो इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है बढ़ने के लिए। तो नाइट्रोजन तो एक तो हमारे वातावरण में है, और दूसरा जो है पृथ्वी में होती है। जो पृथ्वी में राइबोसोम्स होते हैं वो जो है अमोनिया को पृथ्वी में संगठित करते हैं। तो जो पृथ्वी की नाइट्रोजन है वह कम पड़ जाती है किसी भी फसल को बड़ा होने के लिए, तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यूरिया, जैसे हम यूरिया के तौर पे भी हम फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है ये हमारा जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका हम इस्तेमाल जो है फर्टिलाइज़र के तौर पर करते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है पेड़ों को मिल सके जब हम वह फर्टिलाइज़र इसको उपयोग करें। अब विस्फोटक जैसे TNT, अब TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है वो हमारा TNT होता है। तो TNT को बनाने के लिए, जो विस्फोटक पदार्थ है TNT, उसको बनाने के लिए हम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। TNB हमारा हो गया ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये भी हमारा विस्फोटक पदार्थ है। इसको बनाने के लिए भी हम जो है अमोनियम नाइट्रेट का या अमोनियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे HNO3 का जो है इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम पिक्रिक अम्ल बनाएंगे, यानी ट्राई नाइट्रोफिनोल यदि का निर्माण करेंगे तब भी हमें HNO3 का इस्तेमाल करने होंगे। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट होता है, नाइट्रोग्लिसरीन को हम डायनामाइट कहते हैं। इन सबको नाम याद रखना, TNT को क्या कहते हैं, TNB को क्या कहते हैं, और पिक्रिक एसिड को ट्राई नाइट्रोफिनोल कहते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन को हम डायनामाइट कहते हैं। इन सबको बनाने के लिए किसका हम HNO3 नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जब पहली बारिश होती है, जैसे मानसून होता है हमारे यहाँ पर, या सर्दी के समय बारिश होती है, तो जब भी पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में जो मात्रा पाई जाती है वो HNO3 की भी मात्रा पाई जाती होगा। इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। जो हमारी नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये क्या होता है,
फैक्ट्रीज से धुआं के फॉर्म में, धुआं के रूप में हमारे जो है आसमान में या आकाश में या हमारे वायुमंडल में चली जाती हैं गैसें। अब क्या होता है कि ये गैसें हैं, मान लो ये सब जो है, ये पूरा समतल हमारा वायुमंडल है और इसके ऊपर बादल हैं और जो बारिश बनना शुरू हुई। अब बारिश की जो बूंद आई, तो बारिश की जो बूंद होती है उसके अंदर HNO3 चला गया। HNO3 जो गैस थी, अब वो पानी के संपर्क में आ गया, तो अब वो क्या हो गया, एक एसिड बन गया। ऐसे ही H2SO4 हो गया। तो जो हमारे एसिड होते हैं जब वो गिरते हैं तो वो कभी कभार फसलों को नुकसान कर देते हैं, इमारतों को जो है पीलापन कर देंगे। अगर आपने सुना हो तो ताजमहल बोलते हैं कि पीला हो गया, पहले ये बहुत सफ़ेद होता था, संगमरमर। तो संगमरमर जो है एक जो है बेस है ना, जो आपका लाइमस्टोन जिससे संगमरमर के पत्थर से बना है वो बेस है। तो वह बेस के ऊपर एसिड आया तो वह रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने से पीली सी परत जो है उस पर बन गई। तो उस पीली सी परत के पीछे एसिड रेन का जो है हाथ है। तो इस वजह से आगरा के अंदर थोड़ी सी जो फैक्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाई, जिससे उसकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। इट फॉर्म नाइट्रेट्स इन द सॉइल। तो सॉइल मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स बनाता है ना। रेयॉन बनाता है। रेयॉन क्या है, एक तरीके का कपड़ा होता है, उसको हम रेयॉन बोलते हैं। और ये जो है रंग और दवाएं, डाइज मतलब रंग और दवाओं के उपयोग में भी HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करें हम H2SO4 जो लेड की बैटरी होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो इन्वर्टर अगर आपके घर पे रखा हो तो वो एक इतना बड़ा बैटरी होती है। अब तो हमारे पास जो है बैटरी, लेड की बैटरीज आने लगी हैं। पहले क्या है कि अभी भी कहीं कहीं हमें H2SO4 की जो है बैटरी देखने को मिलती है। तो जो हमारी बैटरीज होती हैं उसके अंदर हम H2SO4 रखते हैं, जिससे क्या होता है H2SO4 और पानी से इनके अंदर आयनित हो जाता है वह पानी, और इसमें जो है विद्युत का संचालन अच्छे से होने लगता है। वहीं हम बात करें HCl के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इन द अल्म, अगर हमें अल्म बनाना है, पोटाश अल्म बनाना है, तो उसके अंदर भी हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उर्वरकों का, दवाओं का, डिटर्जेंट का, विस्फोटक के निर्माण के लिए भी हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। कार बैटरी में भी हम H2SO4 का उपयोग करते हैं एक रोगनाशक के रूप में, यानी एंटीसेप्टिक। अब बोरिक एसिड आ गया। देखिए बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक के तौर पर भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो रोगनाशक के तौर पर भी हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसका कैल्शियम लवण हमारी हड्डियों को बनाता है। तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड को अगर जो इसका कैल्शियम सॉल्ट होता है वह हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, वह हमारी हड्डियाँ उनसे बनती हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है उर्वरक बनता है इससे। वहीं बात करें फॉस्फोरिक P4-3 जो होता है, P4-3 नेगेटिव हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने में शामिल होता है। तो जो ये P4-3 नेगेटिव है, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है जिससे वह रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर पाएँ। यूज़ ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का स्रोत है। याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट बात, विटामिन सी का स्रोत क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। यह है, इस विषय में आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वाद योजक के खाद्य और संरक्षण। और जो सिट्रिक एसिड होता है, आपको बताया सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, वह फ्लेवरिंग एजेंट, यानी उसमें फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, जैसे नींबू हो गया, वहाँ से सिट्रिक एसिड मिला। और फूड, खाद्य को संरक्षक करने के लिए सिट्रिक एसिड होता है। देखो खाद्य को 2 या 3 तरीके से संरक्षित किया जाता है। एक तो हो गया आपका चीनी, शुगर, जैसे आपका हो गया जाम। अगर आपने जैम खाया होगा तो जैम के अंदर क्या होता है, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, जिसकी वजह से वह संरक्षित कर दिया जाता है। और अगर आपने जो है मुरब्बा अगर खाया है सेब का, आंवले का, तो उसमें भी जो है शुगर सिरप जो है डाल दिया जाता है। और चीनी की वजह से मिठाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक, एक मावा लीजिए आप, यानी खोया या मावा, यानी कंसनट्रेटेड, या फिर हम इसको बोलते हैं सॉलिड मिल्क। जो खोया होता है, सॉलिड मिल्क लीजिए, वो पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो दूध को आपको तब तक भूनना है जब तक वो सॉलिड स्टेट में ना हो जाए और उसके अंदर से सारा जो उसका वाटर है वो वेपराइज ना हो जाए। तो वो एक खोया हो गया, मावा हो गया। अब उसको आप रख दीजिए और दूसरा उतने ही अमाउंट का खोया में चीनी मिला के अच्छे से रख दीजिए। तो जिसमें चीनी है वह लंबे समय तक टिकेगा, जिसमें चीनी नहीं है वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो चीनी भी हमारा फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है।
ऑयल हमारा फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो देखा होगा आपने, आपके घर पे पिकल या अचार होता है तो उसमें आम का हो गया, किसी और का भी हो गया, उसमें ऑयल की मात्रा होती है क्योंकि वह ऑयल उसको सड़ने या गलने नहीं देता, सड़ने नहीं देता। वहीं बात करें जो सिट्रिक एसिड होता है, ये भी हमारा जो है फूड प्रिजर्वेटिव के नाम से होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपने विनेगर की बात करूं, विनेगर के अंदर काफ़ी लोग जो है कुकुम्बर डाल के रखते हैं, जो है चिली यानी मिर्ची, मिर्ची, खीरा ये सब डाल के रखते हैं, मूली डाल के रखते हैं। उससे वो उसमें उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और वह खराब भी नहीं होती। एसिटिक एसिड को भी हम फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर रखते हैं। और बात करें टार्टरिक एसिड, देखिए अचार के लिए खटास करने वाला तत्व। कभी कभार अचार में खट्टापन कम आता है, जो आपके जो आम होते हैं, जो हमें प्राकृतिक तौर से प्राप्त हो रहे हैं, उनमें इतना खट्टापन नहीं आ पाता। तो उनके अंदर खट्टापन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, और जो है टार्टरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं। बेकिंग पाउडर का घटक, जो बेकिंग पाउडर होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, उससे हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। डिल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, अब हम इसको समझते हैं। देखिए ऐसे अम्ल जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी या कोई पानी नहीं होता, यानी जिसमें पानी होगा या कोई पानी नहीं होगा, ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड जो एसिड कहते हैं, कंसंट्रेटेड अम्ल कहते हैं। जबकि एक अम्ल जिसमें उसके स्वयं के बाहर से अधिक मात्रा में पानी होता है, तो उसको हम तनय या फिर हम डिल्यूट अम्ल कहते हैं। यानी अगर जिसमें ना के बराबर पानी है, उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। जिसमें पानी उसकी मात्रा से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे डिल्यूट एसिड। एक अम्ल को पतला करने के लिए अम्ल को छोटी छोटी मात्राओं में पानी में डाला जाता है। पानी को कभी अम्ल में मत डालना, अम्ल ही पानी में डलता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है और उसको निरंतर हिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए यह पानी है और मुझे इसके अंदर डिल्यूट एसिड बनाना है, तो मैं इसके अंदर ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा एसिड डालूंगा और इसको गोल 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 बीकर में हिलाता रहूंगा, जिससे हमारे पास जो है डिल्यूट एसिड बन जाए। पानी को अम्ल में नहीं मिलाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे ऊष्मा जो विसर्जी प्रक्रिया हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा जो है तुरंत प्राप्त होती है। और जो वाटर है, जो पानी है जिसके अंदर एसिड है, वह क्या होगा, वो अपने बीकर से बाहर निकलेगा या कंटेनर टूट सकता है, और उसकी वजह से आपका जो है जो प्राण घातक है या अधिक जो आपको नुकसान है वह पहुंच सकता है। क्यों, क्या होता है कि ये हमने प्रैक्टिकल के दौरान भी देखा था, लेकिन उस वक्त पूरी सावधानी बरती गई थी हमारे अध्यापक या फिर जो हमारे निरीक्षक थे उनके द्वारा, और ये पूरा का पूरा एक चैम्बर में बंद करके हमें प्रोसेस समझाया गया था, दिखाया गया था कि पानी के अंदर जैसे ही आप एसिड डालोगे तो ऊर्जा एकदम जो है विसर्जित होगी, एकदम ऊर्जा निकलेगी। अब ऊर्जा निकली, उसकी वजह से जो बीकर कांच का बना था वो टूट गया, और उसकी जो एसिड की जो बूंदें थी, जो एसिड थी, वो आसपास छिटक गया, जिसकी वजह से किसी की जो है स्किन को नुकसान हो सकता है, आंखों को नुकसान हो सकता है, कान को नुकसान हो सकता है। तो कभी ऐसा नहीं करना है, हमेशा पानी में जो है हमें एसिड डालना है और थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। एक अम्ल की शक्ति हाइड्रोनियम आयन, इसको लेकर भी हमने चर्चा करी थी कि संवहन की माप पे होती है और जलीय विलायन में उत्पन्न होती है। तो यानी एक अम्ल की शक्ति आप कैसे पता लगाओगे कि उसके अंदर कितना हाइड्रोनियम आयन है, उसके जलीय विलयन पर, यानी उसके एक्वस सॉल्यूशन पर। एक अम्ल की शक्ति आयन यानी अल्फा की डिग्री से, यानी अलम की शक्ति, जो अम्ल शक्ति है उसको अम्ल की शक्ति को हम अल्फा से दिखाएंगे, और हाइड्रोनियम के आयनों की संभावना पर निर्भर करती है और उस अम्ल द्वारा जलीय विलेपन में उत्पन्न होती है। यानी जितना ज़्यादा आपका जो है हाइड्रोनियम आयन होगा, उतना ज़्यादा आपका जो एसिड है कंसंट्रेटेड होगा। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन आयोनाइज, यानी आयनित अम्ल अणुओं की संख्या और कुल अम्ल आयनों की संख्या, यानी कितने हैं कितने नहीं है, गुणा बाय 100।
यदि एक अम्ल की आयन डिग्री 30 से अधिक है तो यह एक मजबूत अम्ल है, यदि 30 से कम है तो यह एक कमज़ोर है। तो 30 से ज़्यादा और 30 से अधिक, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये बात आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि यह एक यूनिक है, यानी यह थोड़ी सी अलग बात हो गई, सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि किन को हम जो है मजबूत कहेंगे अम्ल और किन को हम कमज़ोर अम्ल कहेंगे। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस की जो चर्चा है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में हमने एसिड के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करी और कौन से मजबूत हैं, कौन से कमज़ोर एसिड हैं, किन बातों का, किस बेस का, किस एसिड का क्या यूज़ है, इसको लेकर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन बातों को लिखना है अपनी कॉपी में। हर एक यूज़ को, जो अभी हमने बताया ना, हर एसिड का, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका इस्तेमाल क्या है, कहाँ पर हमें ये जो है अपनी आसपास की घटनाओं में देखने के लिए मिलते हैं, इस पे आपको खास ध्यान देना है और इनके बारे में आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए, जिससे जब ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, परीक्षा में आपसे पूछा जाए, तो आप इतने सक्षम हो कि सही जवाब सबका दे पाएँ। बाकी की जो अब बातें हैं, जो क्षार को लेकर हैं, जो बेस को लेकर हैं, वो हम अपने अगली क्लास में अच्छे से करेंगे और उनको अच्छे से सीखेंगे कि वह जो हमारे अम्ल हैं उनसे किस तरीके से जो है अलग हैं, जो हमारे क्षार जिन्हें हम बेस कहते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी की जो बातें हैं, जो बाकी की जो अच्छी चीज़ों को जो हमें सीखना है, वो हम अपनी अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अब हमको दीजिए अलविदा, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।